वेलकम टू नावल उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ, ये थोड़ा सा शॉर्ट नावल है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। इसका नाम है दुख है क़यामत का और इसकी राइटर है आनिया सवाती। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। एक झटके से दरवाज़ा खुला था। वो जानती थी अंदर आने वाला इंसान कौन है। इसने खुद पर ज़ब्त करते हुए मुड़कर इन्हें देखा था, मगर वो तो इससे मुंह फेरे खड़े थे, ऐसे जैसे कभी जानते ही ना हो। रोते रोते अब इसकी सिसकियां हिचकियों में बन गई थी। बाप बाप टूटे हुए अल्फाज इसकी ज़बान से अदा हुए थे। वो दौड़कर इनके कदमों में गिरी थी। दिलावर खान ने एक सर निगाह इसके धुलन बने सरापे पर डाली। दूसरे ही लम्हे सपाट चेहरा लिए वो इसके वजूद से ऐसे दूर हुए जैसे वो कोई अछूत हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज से बंद हो गए हैं। इनकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी थी। आज से मर गई हो तुम हमारे लिए। मार तो तुमने हमें दिया है। वो कुर्सी का सहारा लेते हुए बहुत टूटे से लग रहे थे। आज वो इससे वक़्त से ज़्यादा बूढ़े लगे थे। अगले ही लम्हे वो झटके से उठे और इतनी ही तेज़ी से दरवाज़ा पार कर गए जैसे एक लम्हा भी और रुके तो कहीं अपना इरादा ना बदल लें। वो खाली नज़रों से कितनी देर तक दरवाज़े को तकती रही। वो चीखना चाहती थी, वो रोना चाहती थी, इन्हें रोकना चाहती थी, मगर ना ही वो अपनी जगह से हिल सकी और ना ही कुछ बोल सकी। मुझे नफ़रत है तुमसे अरमान हसन, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। जिस नीचे आओ, प्रिंसिपल इधर ही आ रहे हैं। आमना भांपती हुई दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी। क्या कह रही हो? तुमने खुद ही कहा था क्या सर नहीं आ रहे? जिसने दरख्तों की टहनियों में से सर निकालते हुए कहा, यार बस जितनी कैरियाँ तोड़नी थी तोड़ ली। वो इधर ही आ रहे हैं, जल्दी उतरो। और वो इस जल्दी जल्दी में धड़म से नीचे गिरी थी। इर्द गिर्द सारे स्टूडेंट्स इस हंगामी आफत से घबरा गए थे और अगले ही लम्हे जिस पर नज़र पड़ते ही सबके कहके फलक शगाफ हुए थे। क्या है भाई, कोई तमाशा हो रहा है क्या? इसने कपड़े झाड़ते हुए कहा और साथ ही बैग में कच्ची किरियाँ ठूसने लगी। आमना डर के मारे पहले ही वहाँ से खिसक चुकी थी। आमना की बच्ची, तुम क्यों भाग आई वहाँ से? वो इसे सीढ़ियों पर ही बैठी मिल गई थी। इन दोनों की दोस्ती को ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ था, मगर देखने वालों को लगता था जैसे बचपन से ही साथ हैं। आमना हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी। पाँच भी सी शक्ल सूरत की थी, जबकि जिस्त बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी नाक, गुलाबी रंगत और रेशम जैसे लंबे बाल, जिनको देखकर अक्सर आमना कहती थी, काश मेरे बाल भी इतने लंबे होते। जिस्त हमेशा ऐसे कहती थी, तुम नाशुक्री हो, नहीं मुझे तो आपा नहीं कटवाने देती। तुम शोल्डर कट में कितनी स्टाइलिश लगती हो। क्यों परेशान हो आमना? जिस्त काफ़ी देर से इससे अपसेट देख रही थी। चलो कैंटीन चलते हैं, आमना ने हाथ झाड़कर उठते हुए कहा। वो भी खामोशी से इसके साथ हो ली, क्योंकि जिस जानती थी कि वो इससे ज़्यादा देर तक कोई भी बात छुपा नहीं सकती। दिलावर खान की दो बेटियां थीं, बड़ी आयशा और छोटी जिस्त। आयशा 5 बरस की थी और वो खुद एक जागीरदार की बेटे थे। कई कई मिलों के मालिक थे। जब जिस्त पैदा हुई तो इसकी पैदाइश के दौरान इनकी बीवी सकीना का इंतकाल हो गया था। दिलावर खान ने दोनों बेटियों को बड़े लाड से पाला था। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। जिसको कुछ ज़्यादा लाड प्यार मिला था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़िद्दी थी, अपनी हर बात मनवाती थी। जबकि आयशा काफ़ी समझदार थी। इसने कभी भी दिलावर खान से बेजा ज़िद ना की थी। दिलावर खान को अपनी दोनों बेटियों पर बड़ा नाज था, इसलिए दोनों को लेकर कराची चले आए थे और ख़ानदान भर की मुखालफत के बावजूद जिसको मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे आज मेरा बेटा सवेरे सवेरे उठ गया। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 7 बजा रही थी। मैंने सोचा आज अपने प्यारे बाबा के साथ मिलकर गरम गरम नाश्ता किया जाए। जिसने इनके गले में बाहें डालते हुए कहा, अरे भी ये आपने खूब कही। अगर ऐसी बात थी तो आपको सुबह 5 बजे उठाना चाहिए था। उन्होंने ज़ोरदार कहका लगाया था। बाबा जानी, दिस इज़ नॉट फेयर, वो मुँह बसूरती हुई बोली थी। हम करेंगे अपनी प्यारी सी बहन के साथ नाश्ता। आशा ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, ये हुई ना बात। ऐसे होते हैं प्यार करने वाले। वो दौड़कर आशा से जा चिमटी थी। अच्छा, ज़्यादा मक्खन नहीं। आशा ने इसकी लंबी सी चोटी खींची थी। आपा चीखती हुई इसके पीछे किचन में भागी थी। दिलावर खान ने आसमान की तरफ देखा और हाथ उठा लिए कि कभी किसी की नज़र न लगे इनके इस हंसते बसते घर को। इस बात से अनजान के कभी कभी लोग आजमाइश में भी तो आ जाते हैं। जिस्त ये देखो,
फंक्शन की पिक्चर्स आ गई हैं। आमना ने ज़ोरदार मुक्का मार के इसे अपने आने की खबर दी थी। आमना की बच्ची, तुम नहीं सुधरोगी ना, इसने अपनी कमर हिलाते हुए कहा। और क्या मेरे नाम के झंडे गाड़ती आ रही हो? ये देखो ना, इसने खाकी लिफाफा इसके आगे करते हुए ज़ोर से कहा। अच्छा सुनो, एक तस्वीर के पीछे मैंने गज़ल भी लिखी है, पढ़ लेना, इसने खड़े होते हुए कहा। तुम कहाँ जा रही हो? जिसने इसे दोबारा बैठाना चाहा। यार तुम्हें तो पता है भाई की शादी है, कितने काम हैं घर में। आज मामा ने जल्दी आने का कहा था, जाना पड़ेगा। चलो तुम जाओ, मैं फिर लास्ट क्लास लेकर ही जाऊंगी। ओके बॉस। पिक्चर्स के पीछे लिखी गज़ल पढ़ लेना। वो जाते जाते मुड़ी थी। जिस मुस्कुरा दी, क्योंकि वो पढ़ भी लेती तो इसे कुछ समझ नहीं आनी थी। वो क्लास लेने चली गई। वो फिर कराची की गर्मी भी ना। वो चलती हुई टैक्सी स्टैंड तक जा रही थी। लगता है पूरे के पूरे सूरज ने मुझे ही फोकस किया हुआ है। वो आसमान को देखती हुई और इस घड़ी को कोसती हुई जा रही थी जब इसने खुद ही घर जाने का फैसला किया और गाड़ी ना मंगवाई। इस बेध्यानी में पीछे से आती गाड़ी ने इसे टक्कर मारी थी और वो वहीं रोड पर बैठ गई थी। आई एम रियली सॉरी, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? गाड़ी में से कोई तेज़ी से उतरकर इसके पास आया था। हाय मेरा पाँव, इसने बैन करते हुए कहा। मुकाबिल खड़ा कुछ और परेशान हुआ था। ऐ मेरे खुदा, मैं तो लंगड़ी हो गई, अब मुझसे शादी कौन करेगा? इसने चेहरा उठा के सामने वाले को देखा था, जिसके चेहरे पे अब परेशानी की बजाय मुस्कुराहट फैली थी। एक तो आपकी गाड़ी ने मुझे टक्कर मार के मुझे लंगड़ी कर दिया और आप खड़े मज़े से मुस्कुरा रहे हैं। जिस से इस शख्स की मुस्कुराहट ना बर्दाश्त हुई। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, प्लीज़ ऐसे मत रोइए, लोग देख रहे हैं। वो इसके सामने दो जानों होके बैठा। जिसने भी देखा और इर्द-गिर्द गुज़रते इक्का-दुक्का लोग बड़ी दिलचस्पी से इन्हें देख रहे थे। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। अब कि वो थोड़ा घबराई थी। यहाँ से टैक्सी स्टैंड दूर है और इस हालत में आप चल नहीं सकती। वो दोबारा खड़ा हुआ था। मैं आपको ले जाता हूँ, प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाइए। अब कि इसने कुछ संजीदगी से कहा। इसे मजबूरन राज़ी होना पड़ा था, क्योंकि इसके सिवा इसके पास कोई चारा नहीं था। इसी के सहारे वो इसके गाड़ी में बैठी थी। इसने जिसका बैग और किताबें डैशबोर्ड पर रखी थी। पता नहीं कौन है ये शख्स, उसे कहाँ ले जाए। अब वो खुद को कोस रही थी। गाड़ी रोके, इसने इल्तिजा भरे अंदाज में कहा। गाड़ी चलाते हुए इसने जिसको बैग मिरर से देखा था। देखें, यहाँ पास में एक नहीं जाना, मुझे गाड़ी रोके। अब वो बाकायदा कांप रही थी। इस खुद नहीं पता था कि वो रोने की वजह से कांप रही है या डर से। इसने एकदम से गाड़ी रोकी थी। वो तेज़ी से बाहर निकली। इस घबराहट में इससे पैर का दर्द भी भूल गया। जल्दी से अपना बैग लिया और सामने आती कैब को रोककर इसमें बैठ गई। पीछे खड़े शख्स की आंखों ने आखिर तक इसका ताक़ुब किया था। बाबा ठीक है। अब वो आशा ने इन्हें तसल्ली दी थी। दुआओं के ज़रिए से सो रही है। दिलावर खान कोई 10वीं मरतबा इसके कमरे में आए थे। जब से वो आई थी वो ऐसे ही परेशान थे। बेटा तुम आराम करो, अब जाके मैं हूँ इसके पास। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को प्यार से कहा था। बाबा मैं खाना लाती हूँ, दोनों खाते हैं। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। अरे बेटा तुम जल्दी आ गए, तुमने कहा था लेट आओगे आज। बल्किस बेगम ने रिमोट टेबल पर रखते हुए कहा। जी मीटिंग कैंसिल होगी। और वो इनके पास ही सोफे बैठ गया। अरीशा और अरहम कहाँ हैं? इन दोनों ने कहा जाना है पीछे लॉन में इन दोनों ने कहा जाना है पीछे लॉन में बैडमिंटन खेल रहे हैं। मामा जब देखें वो खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं, थोड़ी इन पे सख्ती किया करे। इसने अब रिमोट उठा लिया था। बेटा जी तुम्हारी संजीदगी मेरी सख्ती का ही तो नतीजा है, अब और अफोर्ड नहीं कर सकती। इन्होंने बेटे से रिमोट लेते हुए कहा। हाँ हाँ मामा अभी ना। इसने गौर से माँ को देखा था। अरमान तुमने क्या सोचा एनी के बारे में? मैंने कभी इस नज़र से देखा नहीं। इसे इस वक्त ही यही बहाना सूझा था। तो अब देख लो ना बेटा, अच्छी लड़की है, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है, तुम्हारे मिजाज की है। मैं लंगड़ी हो गई, अब मुझसे शादी कौन करेगा? इसे कोई याद आया था। कितनी देर वह मुस्कुराता रहा। बल्किस बेगम अब भी एनी की तारीफ़ें करने में मसरूफ़ थी। मामा एक कप चाय मिलेगी? इस मौजू से बचने के लिए भी ये रास्ता नज़र आया। वो कुछ नाराज़ होती हुई किचन में चली गई। बल्किस बेगम के 3 बच्चे थे। बड़ा अरमान, 2 छोटे अरहम और अरीशा ट्विंस थे। अरमान एफए में। जब इसकी वालिद का इंतकाल हुआ, इनकी वफ़ात के बाद माँ और छोटे बहन भाई इसी को सहारा दिया। वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया था। अपना एमबीए ख़त्म करने के बाद इसने बाप का बिज़नेस संभाल लिया था। इसकी आंख खुली तो दिलावर खान को अपने सरहाने बैठा पाया। कैसा है अब मेरा बेटा? उन्होंने इसकी पेशानी चूमी थी। बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास बाबा, आपकी बेटी इतनी कमज़ोर थोड़ी है, बस जब इंजेक्शन लगा था तब बहुत दर्द हुआ था। इसने मुंह बनाते हुए कहा। वाह, ये मुस्तकबिल की डॉक्टर साहिबा हैं। आशा ने कमरे में आते ही इसके कान खींचे। बाबा देखिए ना आपा को। जिसने एहतजाज करते हुए कहा। अरे ना तंग करो हमारी बेटी को, उन्होंने जिस की साइड लेते हुए कहा।
میں اس کے لیے جوس لے کے آتی ہوں بابا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بابا آپ نے میرا نام زس کیوں رکھا؟ اسے زس کو اپنے نام ہمیشہ سے عجیب لگتا تھا۔ زس کا مطلب جانتی ہو؟ انہوں نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ جی، زس کا مطلب ہے زندگی، اس نے جوش سے بتایا۔ تو بس تم میری زندگی ہو، میرا مان ہو تم بیٹا۔ دلاور خان اس کے سر اپنے کندھے پر رکھا۔ تم دونوں کے حوالے سے میں نے بہت خواب دیکھے ہیں جنہیں اب پورا تم کر سکتی ہو۔ اس نے اپنے شفیق باپ کو دیکھا۔ بابا میں آپ کا ہر خواب پورا کروں گی، اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ ارے میرے بھائی نہیں، پلیز تم بھائی سے بات کرو۔ عریشہ کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اسے لائبریری جانا تھا اور گھر کے استعمال والی گاڑی ورکشاپ میں تھی۔ بچی تھی اور رحمان کی گاڑی اب مسئلہ تھا۔ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالے گا کون؟ اب وہ ارہم کو راضی کر رہی تھی۔ نہ بابا، مجھے کوئی شوق نہیں ہٹلر کے پاس جانے کا۔ اگر انہوں نے ٹیسٹ کا پوچھ لیا تو اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اچھا میرے ساتھ تو چلو نا۔ ہاں چلو، یہ احسان میں تم پہ کر سکتا ہوں، اس نے فرضی کالر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ دروازے میں جا کے رک گئی۔ یار ٹیسٹ تو میرا بھی اچھا نہیں ہوا۔ وہ سب چھوڑو، یہ بھائی کیوں اکیلے اکیلے مسکرا رہے ہیں؟ ارہم نے کسی سازشی عورت کی طرح کہا۔ کیا مطلب مسکرانا منع ہے کیا؟ اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ اوہو ہمشیرہ، تمہیں نہیں پتہ، انسان اکیلے میں صرف دو صورتوں میں مسکراتا ہے، اگر وہ پاگل ہو اور اگر وہ عاشق ہو۔ یہ تو مجھے ہمشیرہ نہ کہا کرو، ایسا لگتا ہے جیسے میں 80 کی دہائی میں چلی گئی ہوں۔ اس کی سوئی اسی لفظ پہ اٹکی تھی۔ تم ہٹو، میں خود ہی بات کرتا ہوں۔ اور ہم ہمت کر کے آگے بڑھا تھا۔ بھائی لائبریری جانا تھا، اگر آپ کی گاڑی لے جاؤں؟ وہ گھر کی گاڑی خراب ہے، اس نے کسی رٹے ہوئے سبق کی طرح سب کہہ دیا۔ ارغمان نے حیران ہوتے ہوئے ارہم کو دیکھ لیا۔ جاؤ رش ڈرائیو مت کرنا، اس نے چابی دیتے ہوئے کہا۔ ارہم چابی لے کر آیا۔ عرشی، مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے، اتنی آسانی سے چابی دے دی؟ کیا مطلب؟ عرشیہ نے آنکھیں مٹکا کے کہا۔ مطلب یہ کہ بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی بزنس کے بعد میڈیکل کی بکس کب سے پڑھنے لگے؟ عرشیہ نے سامنے ڈیش بورڈ پر پڑی کتاب اٹھاتے ہوئے کہا۔ کتاب میں سے 2 تصویریں نکل کے اس کی جھولی میں گری تھیں۔ ارے واہ، یہ معجبین کون ہیں؟ ارہم نے اس کے ہاتھ سے تصویر چھینی تھی۔ تم گاڑی چلاؤ، عرشیہ نے تصویر اپنے بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ واپس رکھو، یہ بھائی کی ہے۔ ارہم کو عرشیہ کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے۔ کچھ کام بہنوں کے کرنے کے ہوتے ہیں مسٹر، ایسے کاموں میں کچھ پرسنل نہیں ہوتا، اس نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ارہم کچھ سمجھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ جس یہ کوفتے لو، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنائے ہیں، عائشہ نے ڈونگے اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ وہ پورے 1 ہفتے بعد اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ عائشہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ اسے کھلا دے، اور دلاور خان اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ بابا، وہ 2 دن بعد آمنہ کے بھائی کی شادی ہے، میں تینوں فنکشنز میں جاؤں گی، جس نے باپ کو اطلاع دی تھی۔ بیٹا ابھی تو تم بستر سے اٹھی اور ابھی تم شادی میں جانے کا سوچ رہی، انہوں نے کچھ خوبکی سے کہا۔ ابھی تو نہیں نا بابا، 2 دن بعد نا، اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مٹکائی تھی۔ ابھی تو تم ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی ہو۔ عائشہ نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، وہ کہہ کر باہر نکل رہی تھی جب سامنے آتے ہوئے داؤد خان سے ٹکرائی تھی۔ السلام علیکم تائی جان، اس نے دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں کو ہمیشہ سنبھل کے چلنا چاہیے، ورنہ یہ ٹھوکریں ان کا نصیب بن جاتی ہیں۔ انہوں نے سلام کا جواب دیے بنا آڑے ہاتھوں لیا اور اندر بڑھ گئے۔ ایک تو مجھے کبھی تائی جی کی سمجھ نہیں آئی، جب دیکھو غصہ ان کی ناک پر ہی دھرا رہتا ہے۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک داؤد خان کو خاندان کی لڑکیوں سے نفرت کرتے ہی دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی بہت کم عمری میں کر دی تھی، لیکن دونوں بھائیوں کی محبت بھی بڑی لازوال تھی۔ دلاور خان جان چھڑکتے تھے بڑے بھائی پہ، اور داؤد خان بھی بھائی کی محبت میں ہر مہینے گاؤں سے چلے آتے تھے۔ اس کی کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا، جب کھلی تو ڈرائنگ روم سے اب بھی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ ارہم کب سے عائشہ کو اشارے کر رہا تھا کہ وہ اسے بار بار ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ ارغمان بیزی ہو کر ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا، مگر دونوں کی حرکتیں بھی نوٹ کر رہا تھا۔ بلقیس بیگم بھی نماز پڑھ کر لاؤنج میں آگئی۔ مما، آپ کو نہیں لگتا اب بھائی کی شادی ہونی چاہیے؟ عرشیہ نے بلقیس بیگم کے گھٹنے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، ایک ماں کا ہی تو ارمان ہوتا ہے، اب یہ بھی تو مانے نا۔ نجمہ روز مجھے فون کر کے کہتی ہے، اب وہ بیچاری بھی کیا کرے، اس نے بھی تو آخر بیٹی بہانی ہے۔ ارغمان اس شیطان کے ٹولے کو دیکھا تھا جو ماں کو ان کی پسندیدہ ٹاپک پر لگا چکے تھے۔ کتنی اچھی ہے اینی، بالکل بھی نخرہ نہیں اس میں۔ اف ماما،
सलीम अंकल की बेटी की शादी में देखा था अपनी इस सादी बच्ची को। अरहम फ़ौरन बोला था, शादियों में तो सब ऐसे ही तैयार होते हैं। अरमान, मुझे कुछ नहीं पता बेटा, मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब दो। अब इनका रुख अरमान की तरफ था। वो जिस टॉपिक से बचना चाहता था फिर वही छेड़ चुका था। मामा, मैंने अभी शादी नहीं करनी, प्लीज़ आप नजमा आंटी को किसी आस में ना रखिए, इसने बड़ी आजिज़ी से कहा था। मामा, आप भी कमाल करती हैं, यानी आप ही भाई के साथ सूट नहीं करेगी? भाई के लिए तो कोई परी होगी। परी, अर्शा ने बड़ी ज़ोर से कहा। लंबे घने बालों वाली और अरमान की आंखों के सामने किसी की लंबी चोटी घूमी थी। क्यों भाई? अर्शा ने मानीखे जैसे से देखा था। वो अपने भाई की आंखों में वो अक्सर बाखूबी देख सकती थी। बाबा, इसने रात में भी कुछ नहीं खाया और अभी नाश्ते के लिए भी नहीं आ रही, आयशा ने दिलावर खान को अखबार देते हुए कहा। उन्होंने अखबार एक तरफ रख दी। बाबा, दे दें इजाज़त, मैं साथ चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम भी जाओ तो मुझे तसल्ली रहेगी, उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा। जिस्त, बहुत देर हो गई, बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे। आशा कोई 20वीं मरतबा इससे कह चुकी थी। वो आमना के भाई की मेहंदी में आई थी, काफ़ी रात हो चुकी थी, मगर जिस्त उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे आपा, अभी तो मज़ा आ रहा है, लड़के वाले भी आ गए हैं, थोड़ी देर और प्लीज़। वो इसका गाल चूम कर वहाँ से रफू चक्कर होगी। हाय अल्लाह, देखा कि वो सीढ़ियों से फूलों वाला थाल लेकर जा रही। जब वो पास से गुजरे, दो बच्चों ने शरारत से थाल गिरा दी, जो सारे का सारा सामने से आते अरमान पे गिरा था। इसने अभी बच्चों को डांटने के लिए मुंह खोला ही था, मगर अपने सामने से शख्स को देखकर बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए थे। आपको नहीं लगता कि आज सॉरी आपको बोलना चाहिए? अरमान ने बड़ी दिलचस्पी से इसके सजे सवरे रूप को देखा था। गुलाबी रंग की कमीज़ और पजामे में इसकी गुलाबी रंगत और भी धमक रही थी। आज इसके बाल खुले हुए थे, बिल्कुल किसी आबशार की तरह। वाह, क्या खूब कही आपने। आपकी वजह से मैं अपनी अजीज़ तरीन दोस्त के भाई की ढोलकी में शामिल नहीं हो सकी, जिस्त ने अजीज़ पे ज़ोर देते हुए कहा, और आमना के साथ डांस भी नहीं कर सकी। अरमान का दिल चाहा कि इस बात पे कहका लगा के हंसे, और आज भी लंगड़ी बनी फिर रही हूँ। अब कि इसने बड़ी दुखी भरी सांस भरी थी। अरमान के लिए अब अपनी हंसी रोकना मुश्किल था। ओह, आई एम सो सॉरी, अब तो बड़ा मसला है आपके लिए, अरमान ने बड़ी संजीदगी से कहा था। अब आपसे शादी कौन करेगा? अब के वो ज़ोर से हंसा था। जिसने थाल इसके हाथ में पकड़ाई थी। मैं इसका क्या करूं? अरमान ने इसे पुकारा था, जो वापस सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वो जो सामने आंटी खड़ी है ना, इसने लॉन में खड़ी एक भारी सी खातून की तरफ इशारा किया था। ये जाके इन्हें दे दे और कहिएगा कि कल आने वाले बरातियों पर फूल की बजाय पत्थर बरसाएं, क्योंकि इनके बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं। वो कहकर रुकी नहीं और खड़ा पीछे खड़ा देखते पीछे खड़ा वो देर तक मुस्कुराता रहा। मैंने इस लड़की को यहाँ देखा है। अरहम भागता हुआ आया और बेतरतीब सांसों के दरमियान बोला था, अरहम, तुम नहीं सुधरोगे ना, तुम यहाँ लड़कियाँ देखने आए हो? अर्शा हमेशा की तरह समझे बिना बोली थी। शट अप यार, मैं इस तस्वीर वाली भाभी को देखा है, इसने अर्शा के सर पर चित्र लगाते हुए कहा। व्हाट, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अर्शा ने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी यकीन ना करता अगर मैंने भाई को इससे हंस कर बातें करते हुए ना देखा होता। भाई इससे हंस कर बातें कर रहे थे? अर्शा ने शकी नज़रों से इसे देखा। मेरा यकीन करो, छोड़ो और सुनो। इसने भाई पे फूल भी फेंके। भाई के कपड़ों और बालों पर बहुत से फूल थे। अर्शिया, कहाँ जा रही हो? इसे हटाकर अंदर जा रही थी जब इसने इसे आवाज़ दी। भाभी ढूंढने वो मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। अल्लाह करे तुम मेरी दफ़ा भी ऐसे ही चाको चौबंद हो हमशीरा आमीन। इसने बाकायदा चेहरे पर हाथ फेरा था। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? कितने दिनों से तुम्हारी यही पावर वाली शक्ल देखने को मिल रही है? जिसने जिज्ज होकर कहा। जिस कितने दिनों से देख रही थी कि आमना ऐसे ही उदास उदास से फेरे थी। कम गो तो वो पहले भी थी, मगर कुछ दिनों से वो बिल्कुल ही बाहर नहीं कर रही थी। कुछ नहीं यार, बस शादी की थकावट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। अगर झूठ बोलना नहीं आता तो प्लीज़ बोला भी मत करो। जिसने से झंझोड़ा था। क्लास का टाइम हो गया, चलो। सर सर का तो तुम्हें पता है ना, उन्होंने क्लास में घुसने भी नहीं देना। फिर आमना ने उड़ते हुए कहा। साफ जाहिर है था वो इसे कुछ बताना नहीं चाहती थी। वो भी चुपचाप इसके साथ चलने लगी। इससे दुख हुआ था कि इसकी जान से पे दोस्त इससे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रही। मामा आप चले तो बताती हूँ ना। अर्शिया बिल्किस बेगम को ज़बरदस्ती किचन में से खींच कर अपने कमरे में लाई थी। उसने बड़ी राजदारी से दरवाज़ा बंद किया। लड़की कुछ बताओ भी, यूं ही सस्पेंस फैलाती रहोगी। वो अपना बैग उठा लाई। उसने दोनों तस्वीरें बिल्किस बेगम के सामने रखी थी। ये कौन है? उन्होंने बारी बारी दोनों तस्वीरें उठाई थी। आपकी होने वाली बहू, उसने बड़ी जोर से बताया। ओह,
وہ پھر اپنی کسی دوست کی تصویر اٹھا کے لائی ہو۔ بیٹا کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ یہ ماما یہ میں نہیں بھائی لائے ہیں، عرشا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بلقیس بیگم کتنی دیر تک اس کی شکل دیکھتی رہی تھی۔ بھائی ماما بھائی سے پسند کرتے ہیں، عرشا نے بڑی عاجزی سے کہا تھا، کہیں وہ انکار ہی نہ کر دیں کہ تمہیں ارمان نے دی ہے، تبھی اینی کے لیے انکار کرتا تھا۔ عرشا سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ حیران ہوئی تھی یا انہیں دکھ ہوا تھا۔ ماما اگر وہ اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو کیا برا ہے اس میں؟ اس نے کچھ مایوس ہو کے کہا تھا۔ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی ہیں بیٹا، کیسے سمجھاؤں میں تمہیں؟ ماما علی بھائی کی شادی میں نے اسے دیکھا تھا، اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا تھا، تو بیٹا مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم دونوں بہن بھائی وہی رشتہ بھی مانگ لیتے، مجھ سے پوچھ رہی ہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خفا ہوتے ہوئے بولی تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا ماما، یہ تصویر مجھے ان کی گاڑی سے ملی ہے، اگر مجھے یہ نہ ملتی تو شاید وہ کبھی بھی نہ بتاتے۔ اس نے تصویر واپس رکھتے ہوئے کہا۔ ماما بھائی نے ساری زندگی ہماری کوئی بات نہیں ٹالی، ہمیشہ ہمارا خیال رکھا ہے، تو کیا ہم بدلے میں ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس نے دکھ سے کہا۔ میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی، بلقیس بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ کتنے آنسو ان کی آنکھوں سے گرے تھے۔ آج تمہارے بابا زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ اچھا مجھے تصویر دوبارہ دکھاؤ۔ انہوں نے آنکھیں صاف کی تھیں۔ ماما میں نے علی بھائی کی شادی میں اس کا پتہ لے لیا تھا اور ساری معلومات بھی۔ اس نے تصویر بلقیس بیگم کو تھماتے ہوئے کہا۔ میں آج ہی ارمان سے بات کرتی۔ انہوں نے تصور میں بیٹے کے تصور میں بیٹے کی پسند کو سراہا تھا۔ نہیں ماما ایسی بات مت کرنا، آپ کو پتہ ہے 4 دن بعد کیا ڈیٹ ہے؟ عرشا نے انہیں کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں 27 جون تو انہیں ایک دم سے کچھ یاد آیا تھا۔ جی ماما بھائی کی برتھ ڈے ہے، اس سے بڑا گفٹ ان کے لیے اور کیا ہوگا؟ اس نے بڑی جوش سے کہا۔ ہم رشتہ مانگنے کے بعد انہیں بتائیں گے۔ اس نے آنکھیں مٹکائی تھی۔ بلقیس بیگم بھی مسکرائی تھی۔ بابا مجھے گاڑی چاہیے، اس نے کالج سے آتے ان سے فرمائش کی تھی۔ زد سانس تو لے لو، عائشہ نے اس سے بیگ لیا تھا۔ آپا وہ جو کرن ہے نا، اس نے گاڑی لی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے اس سے اچھی والی گاڑی چاہیے، اس نے ساری جہاں کی عاجزی چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ بھئی ہم تو تمہاری یہ شاہ خرچیاں برداشت نہیں کر سکتے، تم اب اپنے لیے کوئی امیر کبھی دلہا تلاش کرو، عائشہ نے اپنے باپ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب اسے ستا رہی تھی۔ باپ اس کے ساتھ شامل ہونا پسند نہ آیا تھا۔ نہ تنگ کرو میری بیٹی کو، دلاور خان نے زد کو اپنے پاس بیٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے شدت سے اس دن کا انتظار ہے جب میری بیٹی ڈاکٹر زد کہلائے گی، تب مجھے تمہیں سب سے مہنگی گاڑی دیتے ہوئے مزہ بھی آئے گا، خوشی بھی ہوگی۔ بابا ڈاکٹر بننے میں تو ابھی بہت ٹائم ہے، اس نے منہ بنا لیا تھا۔ ارے اس ٹائم کا تو پتہ نہیں چلے گا، پر لگا کے اڑ جائے گا۔ عائشہ کھانا لگا تو بیٹا۔ زد وہیں صوفے پر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ کتنی دیر اپنی معصوم سی بیٹی کو دیکھتے رہے۔ ماما میں تیار ہوگی، چلیں اب عرشا، ہم رشتہ لے کر جا رہے ہیں، بارات لے کر نہیں۔ وہ لوگ ارمان کا رشتہ لینے کے لیے جا رہے تھے، لیکن بلقیس بیگم عرشا کی تیاری دیکھ کر گھوم گئی۔ جاؤ صاف کر کے اس سے، انہوں نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماما چلے نا، وہ انہیں گاڑی تک لے گئی۔ کتنی دیر تک وہ ڈریس ڈھونڈتے رہے، آخرکار 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد انہیں گھر مل ہی گیا۔ عائشہ نے بیل بجائی تو تھوڑی دیر بعد گیٹ کیپر نے گیٹ کھولا۔ اس نے زد نام دیا تو وہ انہیں اندر لے گیا۔ بیٹا یہ زد خان کا ہی گھر ہے نا؟ بلقیس بیگم نے اپنے سامنے کھڑی اس معصوم سی لڑکی سے پوچھا تھا، جو کافی حیران سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ عائشہ۔ ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آ، بلقیس بیگم نے نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ جی میں عائشہ ہوں، زد کی بڑی بہن۔ وہ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ امی ابو کہاں ہیں بیٹا؟ بلقیس بیگم نے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا۔ امی ابو کہاں ہیں بیٹا؟ بلقیس بیگم نے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا۔ امی تو اس دنیا میں نہیں رہی، اس نے کچھ افسردگی سے کہا، اور بابا اپنے دوست کی طرف ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ زد کہاں ہے؟ عائشہ نے بڑی بے صبری سے پوچھا۔ عائشہ اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ وہ تو اس وقت کالج ہوتی ہے۔ اوہ اچھا، لگتا ہے بابا آگے، انہیں لے کے آتی ہوں۔ گاڑی کی آواز پہ وہ اٹھی۔ ارے بھائی زد کی دوست اور اس کی امی آئے ہیں، تو مجھے کیوں لے جا رہی ہو؟ عائشہ نے انہیں بتایا کہ وہ لوگ آئے ہیں، تو وہ حیران ہوئے۔ مجھے کیوں ملوانا چاہ رہی ہو؟ بابا وہ بہت بار آپ کا پوچھ چکے ہیں۔ اچھا بیٹا چلو مل لیتا ہوں۔ انہوں نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ السلام علیکم بہن، کیسی ہیں آپ؟ وہ دونوں کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بلقیس کو سلام کیا اور عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا آپ زد کی کلاس فیلو ہیں؟ دلاور خان نے تعریف کے لیے عائشہ سے پوچھا تھا۔ جی نہیں انکل، میں تو دراصل بھائی صاحب ہم لوگ آپ سے زد بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ بلقیس بیگم نے بیٹی کو مشکل میں دیکھا تو بول پڑی۔ بہن میری بیٹی تو ابھی پڑھ رہی ہے
اور پھر وہ ابھی چھوٹی ہے۔ وہ ان کی بات پر بہت حیران ہوئے۔ بھائی جی یہ میری خواہش ہے، آپ اس طرح انکار مت کریں، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، انہوں نے بڑے مضبوط انداز میں کہا۔ عائشہ حیرانی اور خوشی سے سب باتیں سن رہی تھی۔ دیکھیں بہن، میں آپ سے صاف الفاظ میں کہہ چکا ہوں، بھائی صاحب میری بیٹے کی خواہش میری جھولی میں ڈال دو۔ کیا مطلب بیٹے کی خواہش؟ دلاور خان کو اب غصہ آ رہا تھا، جو کچھ دیر کی ملاقات سے رشتہ لینے کی ضد کر رہی تھی۔ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے۔ بس محترمہ، بس میں آپ کی عزت کر رہا ہوں اور آپ مجھے اپنے عیاش بیٹے کے کارنامے سنا رہی ہیں۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ گئے۔ آپ بھی میرے بیٹے کی یہ بے عزتی کر رہے ہیں۔ وہ بھی اب غصے میں آ گئی تھی۔ وہ کب اپنے بیٹے کے بارے میں برا سن سکتی تھی؟ اگر میرا بیٹا عیاش ہے تو اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لڑکا تب تک آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ لڑکی نہ چاہے۔ وہ بھی برابر حساب برابر کرنے والوں میں سے تھی۔ پاس کھڑی عائشہ نے انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی۔ بلقیس بیگم نے اسے جھڑک دیا۔ محترمہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، میں اپنی بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا، مجھے اس پہ خود سے زیادہ یقین ہے، انہوں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ بھی میرے بیٹے کی بے عزتی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں کریں جس پہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ انہوں نے جانے کے لیے اپنا بیگ اٹھایا۔ اگر آپ ثابت کر دیں تو اس جمعے کو اس سے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بھی پوری طرح سر جھکا کے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بیگ سے دونوں تصویریں نکال کر سامنے رکھ دیں۔ یہ آپ کی بیٹی نے خود میرے بیٹے کو دی تھی، اب یہ نہ بول دینا یہ بھی میں خود ہی لائی ہوں، ہم کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ میرے بیٹے کی شرافت کی مثالیں سب دیتے ہیں۔ دلاور خان نے ایک تصویر اٹھا کر دیکھا تو جیسے چھت ان کے سر پر گری ہو، وہ وہیں صوفے پر ڈھسے گئے۔ بابا! عائشہ بھاگ کر ان کے پاس آئی، بلکہ اس عائشہ بھی ابھی وہیں کھڑی تھی۔ بھائی صاحب، دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے بندہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ عائشہ اب ان کو یہاں لا کے پچھتا رہی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ پلیز آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے، عائشہ نے ان آنسو کے درمیان بولی۔ بابا کی حالت اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ہمیں بھی رکنے کا کوئی شوق نہیں ہے، دلاور خان نے اکھڑی سانسوں سے انہیں روکا۔ وہ دروازے تک پہنچی تھی جب انہوں نے دلاور خان کی آواز سنی، اپنی امانت اس جمعے کو لے جائیے گا۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو حیران ہو کے دیکھا۔ بابا زشت کو تو آنے دیں، کسی سے کچھ نہیں پوچھنا مجھے، انہوں نے رعب دار آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ وہ اب ان کے سامنے آ گئی تھی۔ شادی کے بعد پھر زشت آپ لوگوں سے نہیں ملے گی۔ عائشہ دیوار سے جا لگی، اس کی سسکیاں بڑی واضح تھیں۔ انہوں نے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اقرار میں گردن ہلا دی۔ بلقیس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی عائشہ کو کہا، رحمان کو کچھ مت بتانا۔ یہ تم نے کیا کیا زشت؟ وہ کچھ جیسے کالج سے آئی ملازموں نے سے پتہ چلا دلاور خان کو اٹیک آیا ہے۔ وہ ایک دم ہسپتال پہنچ گئی۔ آئی سی یو کے باہر ہی عائشہ مل گئی، آ کر عائشہ کے گلے لگ گئی۔ اس نے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زشت نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم جاؤ اپنی شادی کی تیاریاں کرو، چلی جاؤ۔ آپا وہ کچھ کہنے کے لیے بولی ہی نہ تھی۔ تم نے تو سارا سہارا ڈھونڈ لیا، میرے بابا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کیوں کیا تم نے؟ کیوں آپا؟ ہوا کیا بتائیں مجھے، زشت کیا کمی رہ گئی تھی ہمارے پیار میں؟ عائشہ جیسے اپنے ہوش میں نہ تھی، زشت حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسپتال آتے ہی جو وہ برس پڑی تھی، آپا میرا دل پھٹ رہا ہے، کچھ تو بتاؤ، اسے جھنجھوڑ کے پوچھنے لگی۔ تم نے اپنے فنکشن کی تصویریں کسے دی تھی؟ اچانک ہی سوال کر ڈالا۔ وہ تو ابھی ملی ہی نہیں۔ جھوٹ مت بولو، جسے دے آئی تھی نا، جمعے کو بارات لے کر آ رہا ہے، خوش ہو جاؤ۔ وہ وہیں آئی سی یو کے دروازے پر گری تھی آپا، الفاظ بھی اس کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ کسی نرس نے اسے دروازے کے سامنے سے اٹھا کر بینچ پر بٹھایا تھا۔ ہمدردی کے 2-3 بول کہ وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہاں بھی سن دماغ کے ساتھ پورے اسپتال کو گھور رہی تھی، ابھی نہ کچھ سوچ سکی نہ سمجھ سکی۔ عائشہ اب پھر آئی سی یو کے سامنے چکر لگا رہی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید وہ کہیں بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اس سے لپٹ کر وہ بھی رونا چاہتی تھی۔ ان دونوں کا دکھ کوئی الگ تو نہیں تھا، مگر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ جس بہن کے ساتھ اس نے ہر دکھ ہر درد کو بانٹا تھا، آج اسی بہن کے پاس جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا، آج اسے وہ بہت بیگانی سی لگی تھی۔ آپ کے فادر کو ہوش آ گئے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، نرس نے آ کے ان دونوں کو اطلاع دی تھی۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ اٹھی تھی۔ بابا کے سامنے مت آنا، اگر انہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو، عائشہ نے اسے دروازے میں ہی کہا، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ وہ پھر سے بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ اس کی ماں آج فوت ہوئی ہے، دکھ سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ آج اس آفس میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ بلقیس بیگم دوبارہ اسے فون کر چکی تھی، مگر اتنی جلدی کرتے کرتے بھی اسے 12 بج چکے تھے، مگر آیا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ لاؤنج کی بتی بھی بند تھی۔ اس نے بتی جلائی اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ اس نے اپنی چابی اور موبائل اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ساری بتیاں ایک ساتھ جل اٹھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ عائشہ
बल्किस बेगम और हम वहाँ मौजूद थे। केक अरहम के हाथ में था। सबसे पहले आगे बढ़कर बल्किस बेगम ने इसका माथा चूमा था। अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी कई सालगिरह नसीब करे। इनकी आंखों में आंसू थे। थैंक यू मामा। रहमान ने इन्हें अपने साथ लगाया था। मामा दुआ ये होनी चाहिए। एक मिनट मामा आप ज़रा यहाँ आए। अरहम ने बल्किस बेगम को इस साइड पर किया और खुद रहमान के पास आया। अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी कई सालगिरह जिसके साथ मनाना नसीब करे, इसने खालिस औरतों की तरह कहा और आखिर में इसका माथा भी चूम डाला। रहमान ने हंसते हुए इसे गले लगा लिया। अर्शिया और बल्किस बेगम का भी हंस का बुरा हाल था। इसने आंखें साफ करते हुए कहा, तुम क्या समझे थे कि माँ को पता नहीं चलेगा? तुमने मुझे ना बता के अच्छा नहीं किया। आखिर में उन्होंने शिकवा किया था। वो कुछ नहीं समझ पाया था कि वो सब क्या कह रहे हैं। भाई अर्शा ने तस्वीर इसके सामने की थी। वो कितनी देर तक तस्वीर को देखता रहा। आज इसे और भी यकीन हो गया था। बेशक अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है। ये बात तो आज तक वो खुद से छुपाता रहा था। आप केक काटे भाई और सब्र नहीं होता। अरहम ने इसे ख्यालों से निकाला था। वो एक दफ़ा फिर माँ के गले लगा था। थैंक यू सो मच मामा। अरे भी मेरा नहीं, अपनी बहन का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने अर्शा की तरफ इशारा किया था। वो भाग के भाई के गले लगी थी। शुक्रिया भाई, राज़ी तो हुए, अब मेरी बारी भी आएगी। और हमने बाकायदा शर्माने की एक्टिंग की थी। सब एक साथ हंसे थे। दिलावर खान को घर ले आए थे। डॉक्टर ने कहा था कि वो ख़तरे से बाहर है। वो अभी तक इनके सामने नहीं गई थी। इसने देखा था कि आशा किचन में गई थी। इसने दिलावर खान के कमरे में जाने का फ़ैसला किया था। बाबा भला मुझसे कभी नाराज़ हो सकते, इन्हें सारी बात बता दूंगी, इसने सोचा था। वो बेड पे आंखें मूंदे लेटे थे। इसने बहुत आस्ते से दरवाज़ा खोला था। वो अब भी ऐसे ही लेटे रहे। इनकी आंखें अब भी बंद थी। इसने इनके माथे पे हाथ रखा तो उन्होंने एकदम से आंखें खोली थी। वो खामोशी से कितनी देर से देखते रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे पता ही ना चला कब आशा कमरे में आई थी। मैं बाबा से बात करने आई हूँ। उसने मुझे अपने मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। इसे कहो चली जाए यहाँ से। दिलावर खान के कमरे में आवाज़ गूंजी थी और इसके बाकी के अल्फाज इसके गले में ही दब के रह गए। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज इतवार था, रहमान की छुट्टी थी। वो अर्शा और अरहम के साथ बैडमिंटन खेल रहा था जब बल्किस बेगम इसके पास आई थी। वो इन दोनों से खेलने का कहकर इनके साथ आने बैठा। रहमान, जुम्मे को तुम्हारा निकाह है, इन्होंने बगैर किसी तमीद के से बताया था। और वो कितनी ही देर इनका मुंह देखता रहा था। इसे लगा माँ ने इसके साथ मजाक किया है। मामा मैं समझा नहीं। इसने कुछ ना समझते हुए इनसे पूछा था। बेटा लड़की वालों ने खुद कहा है कि लड़की का कोई भाई नहीं और बाप अक्सर बीमार रहता है, इसलिए वो जल्दी कर रहे हैं। इन्हें सारी रात सोचने के बाद यही बहाना सूझा था। मगर मामा इसकी पढ़ाई, वो तो इतना तो जानता था कि वो अभी पढ़ रही है। बेटा इन्हें जब कोई इतराज़ नहीं है तो फिर हम क्यों करें? इससे अब भी किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। पता नहीं इसका रिएक्शन क्या हुआ होगा। वो सोच के खुद ही मुस्कुरा गया। इस पे एक एक दिन क़यामत बन के गुजरा था। आशा का रात को इसके लिए बहुत सी चीज़ें खरीद कर लाई थी। इसने बताया था कि वो सिर्फ बाबा के कहने पर लाई है। क्या बाबा को अब भी मेरा ख्याल है? वो कितनी देर तक वो सारी चीज़ें घूरती रही थी। जब आशा ने इसके सामने तस्वीर फेंकी थी, इससे भी संभाल लो। इसने सारी चीज़ें साइड पर कर दी। इसने एक नज़र तस्वीर को देखा और खिड़की के सामने खड़ी होगी। आज अरमान की माँ और बहन इसका नाप लेने आई थी। बाबा से नहीं मिली। इसी के पास बैठा कर आशा से नाप लेके चली गई। इसके घर में सिर्फ 3 दिन बचे थे। इसने आसमान की तरफ देखा था। सब कुछ ख़त्म हो गया था और वहीं नीचे बैठती चली गई थी। इसकी मेहंदी बहुत सादा तरीके से हुई थी। बाबा कुछ देर के लिए आए थे दुनिया को दिखाने के लिए। इसके सर पे हाथ भी रखा और रहमान से गले भी मिले, लेकिन ये सब दिखावा था। वो जानती थी सारी रात इसे टेरेस पे गुजारी थी। कल वो यहाँ से चली जाएगी। दिल से तो वो कब की चली गई थी, मगर कल नज़रों से भी दूर चली जाएगी। और फिर सुबह इसका निकाह हो गया और वो रहमान की मलकियत बन गई। दिलावर खान ने तो इससे सब रिश्ते ही ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा वो इनके लिए मर गई। वो वाकई में मर गई थी। इसके एहसास जज्बात सब तो मर गए थे। फिर इसकी रुखसती भी हो गई। वो इस शख्स के साथ रुखसत हो गई जिससे इसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत थी। वो चुपचाप रुखसत हो गई थी। इसकी आंखें से एक आंसू भी ना निकला। वो तो अपने सारे आंसू बहा चुकी थी। वो अपनी रुखसती पे कैसे रोती? ये इसकी रुखसती थोड़ी थी, ये तो उसका जनाजा था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि इसने अपनी लाश आप ही उठाई हुई थी। कई रस्मों के बाद इसे इसके कमरे में पहुंचाया गया। भाभी आप हमसे नाराज़ तो नहीं है ना? अर्शा ने कुछ झिझकते हुए से पूछा था। इसे नफ़ी में सर हिला दिया। वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती थी। मम्मा ऐसी नहीं है, बस भाई के मामले में वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। इसने कुछ वजाहत दी थी। आप आराम करें, थक गई होंगी, वो कहकर चली गई। इसने देखा था कमरा बड़ा नफासत से सजाया गया था। पूरे कमरे में हर तरफ सरो गुलाब थे। क्या सोच रहे हो? अरमान कब से लॉन में खड़ा था जब बल्किस बेगम ने इसे पुकारा था। कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। तो यहाँ क्यों खड़े हो? अपने कमरे में जाओ बेटा, उन्होंने शफकत से कहा। जी बस जा रहा हूँ, मैं भी आराम करूँ बेटा, बहुत थक गई हूँ, वो कहकर अपने कमरे में चली गई। इसने भी अपने कमरे का रुख किया। वो दरवाजे के सामने जाके रुक गया। इसने जेब से एक मरतबा फिर लॉकर निकाल कर देखा था। इसे बड़ी मुश्किल से पसंद किया था, मगर फिर भी वो मुतमिन नहीं था। पता नहीं इसे पसंद भी आएगी कि नहीं। इसने सोचा था वो अपनी सोचों
पे खुद ही हंसा था। अगले ही लम्हे से दरवाज़ा खोला, मगर अंदर का हाल देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो आस्ता आस्ता चलते हुए अंदर आया। वो अपने बूटों से कांच इधर उधर करके रास्ता बना रहा था। इसने जितनी मेहनत से अपना कमरा सजवाया था, इतनी ही बेदर्दी से इसे तहस नहस किया गया था। कोई फूल ऐसा ना था जिसे नोचा ना गया हो। सारे गुलदान टूटे हुए थे। ड्रेसिंग पे भी कोई चीज़ सलामत ना थी। इसकी नज़र खिड़की की तरफ उठी थी, जिसके सामने वो खड़ी थी। वो इसके पास जाकर रुक गया। बाबा, खाना खा लें। आपने दवाई भी खानी है। आयशा पानी लेकर कब से खड़ी थी, मगर वो चुपचाप बैठे फर्श को ही घूर रहे थे। हम 3 बहन भाई थे। इनकी आवाज़ किसी कुएं से आती महसूस हुई थी। वो वही फर्श पर इनके पास बैठ गई। सबसे बड़ा दाऊद लाला, फिर हमारी बहन रुखसाना और फिर मैं। हमें अपनी बहन से बहुत प्यार था। हमारे बाबा साईं इसकी हर बात हर जिद मानते थे। इनकी सुबह इस वक्त ना होती थी जब तक वो इसे देख ना लेते। लाला जब शहर आते सारी चीज़ें इसकी पसंद से लेके जाते थे। घर में खाना पकता तो वो भी इसी की पसंद का। फिर एक दिन वो हुआ जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। वो हम सबको छोड़कर किसी के साथ भाग गई। इसने हम सब की मोहब्बतों पर इस एक शख्स की मोहब्बत को अहमियत दी। वो खामोश हुए थे। आशा ने देखा वो रो रहे थे। बाबा साईं इस दिन मर गए। अम्मा को तो जैसे चुप लगी थी। वो भी कुछ ही अरसा जीत सकी। और लाला तो ऐसे सख्त हुए कि ना वो कभी रोए, ना कभी किसी ने इनके चेहरे पर हंसी देखी। उन्होंने कहा था मुझे मत पढ़ाओ बेटी को। बेटियां भरोसे के काबिल नहीं होती। मगर मैंने कहा कि भरोसा खुद से ज़्यादा किया। इस पे भरोसा इसने क्या किया मेरे साथ। मैं अपने बाप की तरह मर क्यों नहीं गया। क्यों आशा इनसे लिपट गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोते रहे। जिस अरमान इसके कंधों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ना चाहा, मगर अगले लम्हे वो करंट खाकर से दूर हुई थी। डोंट टच मी। वो कुछ हैरान हुआ था। अगला झटका इसे इस वक्त लगा जब इसकी नज़रें इसके खून लदा पाँव पे पड़ी थी। प्लीज़ आप यहाँ बैठें, आपके पाँव से खून निकल रहा है। वो फिर इसके पास आया था। मुझे नहीं बैठना। वो अब भी बाहर देख रही थी। अरमान इसकी कलाई पकड़ी और इसे सोफे तक ले आया। और इस दौरान इसने मजम्मत की, मगर बेकार रही। चुपचाप यहाँ बैठी रहें आपके, इसने सख्त लहजे में कहा था। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो खामोशी से इसकी बैंडेज करने लगा। इसकी धमकी का असर हुआ था। इस दौरान वो खामोशी बैठी रही। ये सब क्या है। अब इसने कमरे की तरफ इशारा किया था। वो खामोश बैठी रही। देखो, तुमने कहा था कि तुम तो लंगड़ी हो गई हो तो तुमसे शादी कौन करेगा। तो प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी। वो अब भी चुप बैठी रही। जब तुम्हें पहली बार देखा था, पता नहीं क्यों फिर तुम्हें भुला ही नहीं सका। वो अब बॉक्स अलमारी में रख रहा था। कब तुमसे मोहब्बत होगी और मुझे नफ़रत है आपसे नफ़रत। इसके बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। आप बहुत पछताएंगे अरमान हसन, बहुत पछताएंगे आप। इसने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा था जो पागलों की तरह अपने जेवर नोच के ज़मीन पर फेंक रही थी। इसकी आँख खुली तो कमरे में नीम रोशनी थी। वो कितनी देर तक छत को घूरती रही। इसे हर चीज़ नामानूस सी लगी। वो खाली जहन के लिए सोचती रही वो कहाँ है। एकदम से इसके जहन में जैसे एक फ़िल्म सी चलती थी और उसे सब याद आने लगा जो वो याद नहीं करना चाहती थी। वो उठ के बैठ गई। इसके सारे कमरे का जायज़ा ले। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था। इसे ठीक से याद था कि रात इस कमरे में कोई भी चीज़ तरतीब से नहीं थी। इसकी नज़र कमरे से होती हुई खुद पे आई। वो लहंगा पहनी सो रही थी। इसे याद आया था जब वो जेवर निकाल कर फेंक रही थी, तब इसे अरमान ने रोका था और फिर इसका जहन तारीख हो गया था। हाँ, शायद मैं बेहोश हो गई थी, इसने सोचा। इसने सबसे पहले इस भारी लिबास से छुटकारा हासिल करने का सोचा। वो उठी। इसने सारा कमरा देखा। वो वहाँ कहीं नहीं था। इसने घड़ी देखी जो सुबह के 7 बजा रही थी। पर्दे गिरे होने की वजह से कमरे में अंधेरा काफ़ी था। वो उठकर वॉशरूम में चली गई। वो शावर लेकर अपने ध्यान में बाहर निकली थी, मगर पहली नज़र इसके सामने सोफे पर टांग चढ़ाए बैठे अरमान पर पड़ी। टी शर्ट और जॉगर्स बता रहे थे कि वो जॉगिंग करके आया है। गुड मॉर्निंग डियर वाइफ, इसने मुस्कुराते हुए इसे कहा। इसने कोई जवाब ना दिया, चुपचाप अपने कपड़े अलमारी में रखने लगी। वो बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रहा था, जिसको उलझन हो रही थी। अब भाई हम आ जाए। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। साथ ही अरहम की बेसब्री आवाज़ आई। अरमान ने उठकर दरवाज़ा खोला था। हम आप दोनों के लिए नाश्ता लाए हैं, अर्शद ने ट्राली अंदर लाते हुए कहा। यहाँ क्यों लाई हैं। सब साथ बैठकर करते नाश्ता। अरमान ने अखबार उठाते हुए कहा। भाई आपको कुछ नहीं पता, ये रस्म होती है। क्यों भाभी, अर्शद ने मुस्कुराते हुए इससे भी शामिल करना चाहा। मुझे भाभी मत कहा करो प्लीज़, इसने बहुत संजीदगी से कहा था। मगर हमें कहना अच्छा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसने बात काटते हुए संजीदगी सख्ती से कहा था। अरमान हैरानी से चुपचाप इसे देख रहा था। सॉरी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं कहेंगे, वो कहकर चली गई। और हम भी इसके पीछे कमरे से निकल गया। तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हें इनका भाभी कहना पसंद नहीं था तो प्यार से भी समझाया जा सकता था। बच्चे हैं वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से उठ गई।
ارشا اور ارحم اسے زبردستی لون میں لے کے آئی تھی۔ اس کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا مگر اسے لگتا تھا جیسے صدیاں ہو گئی اسے اپنوں سے دور ہوئے۔ ارحم اور ارشا اسے بہت اچھے لگتے تھے، دونوں ہر وقت لڑتے رہتے تھے لیکن ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ اسے اب بھابھی ہی کہتے تھے۔ بلقیس بیگم کا رویہ سے عجیب سا لگا تھا، کبھی تو بہت اچھی اور کبھی نو لفٹ کا بورڈ چہرے پر سجا لیتی۔ گاڑی کا ہارن اس نے پہچان لیا تھا مگر وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ یہ اس کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ السلام علیکم مسز، کیسی ہو؟ وہ اس کے پاس وہیں سیڑھیوں پہ آ کے بیٹھا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ زست، 1 کپ چائے پلاؤ دو، وہ کہہ کر اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ عرشیہ لوگ بھی اندر چلے گئے مگر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ بہت دیر بعد وہ کمرے میں آئی تھی۔ میں چائے کا کہہ کر آیا تھا۔ وہ اسے خالی ہاتھ آتا دیکھ کر بولا، مجھے نہیں بنانی آتی۔ اس نے اب بک اٹھا لی تھی۔ تمہیں چائے نہیں بنانی آتی؟ وہ ہنسا تھا اور زست کو اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ اب اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا، کیا ضرورت اسے کہنے کی کہ دیتی نہیں بنانی آتی۔ وہ غصے سے اٹھی اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اسے جلدی سے بالوں کا جوڑا بنایا تھا۔ بلقیس بیگم نے اسے کچن میں بلایا تھا۔ وہ اسے آج کھیر بنوا رہی تھی۔ جب ارحم نے اسے بتایا کہ اس سے کوئی ملنے آیا ہے وہ حیران ہوئی تھی۔ اس سے ملنے کون آ سکتا ہے؟ جاؤ زست۔ بلقیس بیگم نے اسے وہیں کھڑے دیکھا تو بازو سے ہلایا۔ وہ حیران ہوتی ڈرائنگ روم میں آئی تھی اور آمنہ بڑی شدت سے اس کے گلے لگی تھی۔ وہ دونوں کتنی دیر روتی رہی تھی۔ کتنی بدتمیز ہو تم، مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ آمنہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بتانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ پھر سے اس کے گلے لگی اور سب بتاتی چلی گئی۔ عرشیہ میرے ساتھ پارلر چلو گی؟ عرشیہ اپنے کمرے میں پڑھا رہی تھی جب زست نے اس سے پوچھا، آج ارغمان نے اسے ایک ڈنر پر چلنے کے لیے کہا تھا۔ عرشیہ تو خوشی خوشی تیار ہوگی۔ سارے راستے وہ زست کو بتاتی رہی کہ ارغمان کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ اس نے پارلر جا کے جو کام سب سے پہلے کیا تھا وہ ہیئر کٹنگ کی تھی۔ اس نے بال شولڈر کٹ کروا دیے اور عرشیہ چپ چاپ سب دیکھتی رہی۔ اسے زست کے بال بہت پسند تھے۔ واپسی میں وہ بالکل خاموش رہی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور تیار ہونے لگی۔ وہ تقریباً تیار ہو چکی تھی جب اس کا فون بجا تھا۔ اس نے نمبر دیکھتے ہی اٹھا لیا۔ تم تیار ہو تو نیچے آؤ، میں گاڑی میں ہی ہوں، پہلے لیٹ ہو چکے ہیں۔ فون اٹینڈ کرتے ارغمان کی آواز آئی تھی۔ وہ تیار ہو چکی تھی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور گاڑی تک آ گئی۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چلیں میں تیار ہوں۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے بالوں کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا یا دکھ وہ یہ تو نہ جان سکی مگر اسے اس حالت میں دیکھ کر زست کو سکون ضرور ملا تھا۔ ارغمان نے فون نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا، میری مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہم آج نہیں آ سکیں گے۔ اس نے زست کے چہرے پر سے ایک پل کو بھی نظر نہیں ہٹائی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ ارغمان اسے بازو سے پکڑ کر کمرے تک لے گیا تھا۔ آج اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس کے لیے تو اتنا ہی بہت تھا کہ جس شخص نے اس کی زندگی جیرن کیا اب وہ اس کی زندگی مشکل بنائے گی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ بہت اونچی آواز میں بولا تھا۔ زست نے اسے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے زست کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ تم پہلے دن سے یہ سب کر رہی ہو، کیوں؟ اس نے اس کا بازو جھنجھوڑا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے ڈیورس چاہیے۔ وہ بڑی صفاقی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی اور ارغمان کے ہاتھ سے اس کا بازو چھوٹ گیا تھا۔ شٹ اپ، وہ اسی غصے سے بولا تھا۔ یہاں بیٹھو۔ ارغمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا مگر اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کے اٹھی تھی۔ نہیں بیٹھنا مجھے آپ جیسے جھوٹے اور فریبی انسان کے ساتھ۔ ارغمان اسے کھینچ کر دوبارہ بٹھایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زست کی چیخ گونجی تھی کیونکہ ارغمان نے بے دردی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ دوبارہ نہ سنوں۔ وہ اس کا ہاتھ اس طرح ہاتھ میں لیے بولا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، کتنی آنسو اس کے گالوں پر گرے تھے۔ اور ہاں، یہ اس بدتمیزی کے لیے تھا جو آپ سے ابھی سرزد ہوئی ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ امید ہے آگے آپ احتیاط کریں گی۔ اس نے زست کا ہاتھ تھپ تھپا کے چھوڑ دیا۔ وہ اب بھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ ویسے چھوٹے بال بھی تم پر بہت سوٹ کرتے ہیں۔ وہ کمرے سے باہر جا رہا تھا جب واپس پلٹا۔ اس کے تو گویا پورے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اسے اپنی شادی شروع سے ہی نارمل انداز میں ہونی نہیں لگی تھی۔ پھر زست کا رویہ اس نے کئی دفعہ بلقیس بیگم سے پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ زست پڑھنا چاہتی تھی، اچانک شادی کو قبول نہیں کر رہی، گھر والوں سے بھی خفا ہے۔ وہ تو زست کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزارنے کے خواب بنتا رہا تھا مگر نہ جانے کیوں ہر خواب ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زست، تم آگے ایڈمیشن کیوں نہیں لیتی؟ وہ جب آفس سے آیا تھا وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کتابیں پڑھے ہوئے کئی بار اسے دیکھا تھا۔ پھر ہمت کر کے ارغمان نے اسے پکارا تھا۔ وہ آ کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آپ نے کبھی کسی مرتے ہوئے انسان کو دیکھا ہے؟ وہ ایک لمبی خاموشی کے بعد بولی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ حیران ہوا تھا اس کے سوال پر۔ مرتا ہوا انسان صرف دعا
اور دعا کے سہارے ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا کی متاع جمع نہیں کرتا۔ وہ آج براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہی تھی۔ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ کتاب چھوڑ کے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ ہنسی تھی اور کتنی دیر ہنستی رہی تھی۔ وہ اسے اس وقت بالکل پاگل سی لگی تھی۔ آپ نے سنا ہے کبھی کہ موت کے فرشتے سے کبھی کسی نے زندگی مانگی ہو؟ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ وہ اب بھی حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کبھی زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ اس نے رحمان کو دیکھا جو اس کے چہرے کو کھوج رہا تھا۔ چھوڑیں، آپ کہاں سمجھیں گے۔ وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوگی۔ رحمان نے دیکھا تھا وہ اب بھی رو رہی تھی۔ بھابی، ویسے آپ ابھی تک کچھ نہ کر سکیں۔ عرشا اور ارہم ٹی وی دیکھ رہے تھے تو وہ بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ وہ کتنے دنوں بعد اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے آتے ہی ارہم بولا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے ارہم کو دیکھا۔ ارے بھابی، آپ کا دل نہیں کرتا اس گھر میں ایک شادی اور ہونی چاہیے؟ اس نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے بھابی، دیکھیں ذرا اسے کتنی جلدی ہے اسے شادی کی۔ عرشا بھلا کب پیچھے رہنے والی تھی، جس دن کی باتوں پہ مسکرا دی۔ اللہ اللہ، میں اپنی بات کب کر رہا ہوں بھابی وہ اب اس کی پاس آ کے بیٹھا تھا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس بھوتنی کو یہاں سے نکالنے کا بندوبست کر دیں۔ وہ رازدانہ انداز میں بولا تھا۔ بھابی دیکھیں نا اسے۔ عرشا رونے والی ہوئی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو تم اسے؟ عرشا، ہم دونوں مل کر اس کی دلہن کو نکالیں گے۔ عرشا کے پاس عرشیا اس آ کے اس سے چپک گئی تھی۔ اب خیر مناؤ بچو۔ ہائے میری بیچاری دلہن۔ ارہم نے ماتمی شکل بنائی۔ ان دونوں کی ہنسی نکل گئی۔ دروازے میں کھڑے رحمان نے بڑی دلچسپی سے وہ منظر دیکھا تھا۔ اس نے کچھ چوتھی دفعہ نمبر لکھ کر مٹایا تھا۔ پانچویں بار اس نے ہمت کر کے کال ملائی۔ رحمان نے حیرت سے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا تھا۔ اس نے زشت کو شادی کے دوسرے دن موبائل لے کر دیا تھا، مگر کبھی اسے فون کرنے کی زحمت نہ کی تھی۔ ہمیشہ وہ خود ہی اسے کال کرتا۔ کبھی تو وہ کال اٹینڈ ہی نہ کرتی، اگر اٹینڈ کر بھی لیتی تو کبھی ٹھیک سے بات نہ کرتی۔ مگر آج اس کا نمبر دیکھ کر اس سے حیرت بھی ہو رہی تھی اور خوشی بھی۔ زہے نصیب، آج ہماری مسز کو ہماری یاد کیسے آ گئی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا لیا۔ مجھے گاڑی چاہیے۔ جس نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے، میں گاڑی بھجوا دیتا ہوں۔ جانا کہاں؟ میں ذاتی اپنی گاڑی چاہیے آج اور ابھی اس نے رحمان کی بات کاٹی۔ لیکن جس گھر میں پہلے سے 2 گاڑیاں موجود ہیں، اسے اس اچانک کی فرمائش کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ جس 2 منٹ ہولڈ کرنا، اس نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ جی ڈیئر مسز، آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ چند ثانیے خاموشی کے بعد اس کی آواز دوبارہ گونجی تھی۔ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اس نے اسی بے رخی سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے جس تم غصے میں کتنی پیاری لگتی ہو، اس نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ جانتا تھا اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ کوئی چیز اس کے سر پر مار دیتی۔ مجھے گاڑی چاہیے ابھی اور اسی وقت، اس نے ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ ویسے لائسنس ہے تمہارے پاس؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میرے پاس ہے، اس نے بہت مختصر جواب دیا۔ جس ہم ہنی مون پہ بھی نہیں گئے اور جس کا دل چاہا اپنا سر پیڑ لے۔ وہ اسے زج کرنا چاہ رہی تھی، مگر الٹا وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس نے اس وقت کو کوسا تھا جب اس نے اسے کال کی تھی۔ ڈیئر مسز، اپنی پسندیدہ کھڑکی تک تو آئیے۔ وہ کال کاٹنے ہی والی تھی جب اسے رحمان کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ حیران ہوتی کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ نیچے نئے ماڈل کی گاڑی کھڑی دیکھ کر حیرت کا ایک اور جھٹکا اسے لگا تھا۔ گاڑی کے پاس رحمان کا ڈرائیور بھی کھڑا تھا، تو وہ اسے اتنی دیر سے بیوقوف بنا رہا تھا۔ کیسی لگی تمہیں ذاتی تمہاری گاڑی؟ رحمان نے ذاتی پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ عرشیا نے اسے بتایا تھا کہ رحمان کو لڑکیوں کا گاڑی چلانا پسند نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے جس ارمان کوئی فرمائش کرے وہ پوری نہ ہو۔ حیرانگی اور غصے میں اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے فون بند نہیں کیا۔ جس ارمان اسے پکارا تھا، اس نے غصے سے فون بند کر کے دور پھینکا تھا۔ وہ نیچے گاڑی کے پاس آئی تھی۔ میم صاحب نے کہا ہے کہ میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ وہ اپنے بابا کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی۔ وہ کچھ نہ سنے، مگر پھر بھی آج سب کچھ بتا دوں گی، انہی سوچوں کے ساتھ وہ گیٹ کے سامنے پہنچی تھی۔ اس نے ہارن پہ ہارن رکھا تو جیسے ہٹانا ہی بھول گئی۔ چوکیدار بھاگتا ہوا آیا تھا۔ چھوٹی میم جی آپ؟ چوکیدار نے اسے پہچانتے ہی سلام کیا تھا۔ دروازہ کھولو، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میم صاحب تو گاؤں چلے گی، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی تو بڑے صاحب انہیں لے گئے۔ تائے جی لے گئے؟ وہ حیران ہوئی۔ بابا تو گاؤں نہیں جانا چاہتے تھے، مگر حالات بھی تو پہلے والے نہیں رہے، اس نے دکھ سے سوچا تھا۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور فل سپیڈ میں روڈ پر بھگانے لگی۔ ایک آخری سہارا تھا، وہ بھی چھین گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جانا کہاں ہے۔ آنسو تھے کہ ایک جھری کی صورت میں اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ کئی دفعہ صاف کر چکی تھی، مگر ہر بار منظر دھندلا
हो जाता और शायद वो भी ये ही चाहती थी कि मंजर धुंधला ही हो जाए, वो इससे धुंध में गुम हो जाए। इन्हीं सोचों में से सामने से आती गाड़ी, इसने गाड़ी को टक्कर मारी थी। इसने बड़े सुकून से आंखें बंद की थी, जैसे बहुत दिनों बाद इसे सुकून मिला था। वो नहीं जानता था किसे कॉल करके किसने बताया था। इसे याद था तो सिर्फ ये कि जिसका बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, और जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी वो पुलिस की स्टेटमेंट थी। पुलिस का कहना था कि गलती जिस्त की थी, क्योंकि वो वन वे सड़क थी और वो मुखालिफ सिमत जा रही थी। वो दोपहर से अस्पताल में ही था, बल्किस बेगम शाम तक इधर ही थी। अरमान ने इन्हें वापस भेज दिया था और अरहम इसके पास ही था। तुम यहाँ ही रुको, मैं आता हूँ, वो अरहम से कहकर रुका नहीं था। अरहम ने इसे रोकना चाहा, इसे अपने भाई की हालत ठीक नहीं लगी थी, मगर इससे पहले कि वो अरमान को रोकता वो वहाँ से चला गया था। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ कोई ना हो। इसे एक कोना नज़र आया तो वहाँ बैठ गया। शायद ये जगह नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि वहाँ दरियाँ बिछी हुई थी। वो कितनी देर चुपचाप वहाँ बैठा रहा। इसके कानों में अभी भी इसी की आवाज़ गूंज रही थी, आपने कभी किसी को मरते हुए देखा है? मरता हुआ इंसान कभी भी दुनिया की मता जमा नहीं करता। तुमने ये सब जानते बूझते हुए किया है। तुम जानती थी कि तुम ये सब करने वाली थी। आंसू इसके गालों पर बहते चले गए थे। इसका बाप इससे कहा करता था कि मर्द कभी नहीं रोते। वो 15 साल का था जब वो इसे छोड़कर चले गए, और वो नहीं रोया था। वो मर्द बन के माँ और छोटे बहन भाइयों को हौसला देता रहा। सख्त जान हो गया था, मगर आज वो सख्ती टूट गई थी। वो रो रहा था। वो अल्लाह से रो रो कर इस लड़की की ज़िंदगी की दुआ मांग रहा था, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इससे नफरत करती थी। बहुत देर रोने के बाद अब वो खुद को हल्का महसूस कर रहा था। इसने अपनी आंखें साफ़ की और वहाँ से उठ गया। अभी इसने बाहर कदम रखा ही था कि सामने से अरहम आया था। भाई भाभी को होश आ गया है, वो शायद इसे ही ढूंढ रहा था। अरमान ने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है इसका बंदा आधी रात को उठ के इससे कुछ मांगे और वो खाली लौटा दे? इसकी आंखों से कितने बेलगाम आंसू निकल के इसकी कमीज़ के कॉलर में जज़ब हुए थे। भाई वो आप ठीक हैं? अरहम परेशान हुआ था। चलो, अरमान ने मुस्कुरा कर से देखा था। वो कब से बाहर बैठे हुए थे। आयशा फिर से आई थी, मगर इस बार वो बोली कुछ नहीं, चुपचाप इनके पास बैठ गई। आयशा, वो कितनी देर बाद बोले थे, वो ठीक होगी ना? मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? आयशा ने देखा वो इसे काफ़ी बेचैन लग रहे थे। बाबा, क्या हमने इसके साथ ठीक किया है? आयशा ने दिलावर खान के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था, उल्टा इनसे सवाल किया था। इसने मेरा मान तोड़ दिया। हमने तो इससे ही तोड़ दिया बाबा। इसने दिलावर खान की बात काटी थी। वो अब इनके घुटने पर सर रखे रो रही थी। वो गुमसुम बैठे इसे आंसू बहाते देखते रहे। अरमान कमरे में दाखिल हुआ तो वो बैठी हुई थी और बल्किस बेगम इसे सूप पिला रही थी। इसे अस्पताल में 2 दिन हो गए थे, अब वो सहारे से बैठ सकती थी। अरमान, शुक्र है तुम भी आए हो, अब तुम ही संभालो इसे। देखो कब से ये सूप पिलाने की कोशिश कर रही है, मगर मजाल है जो मान जाए। बल्किस बेगम ने मुस्कुराते हुए बेटे को देखा था। अरे मामा, तो आप माँ नहीं सास बन के पिलाए ना। पास खड़ा अरहम भला कब खामोश रह सकता था। जिस और बल्किस बेगम दोनों इसकी बात पर मुस्कुराए थे। इधर आओ, बैठो इधर। बल्किस बेगम इसे हाथ से पकड़कर बेड पर बैठाया था। तुम इससे ये पिलाओ, मैं अरहम के साथ घर जा रही हूँ। अर्शिया को भेजूंगी शाम तक। शाम तक वो रहेगी, रात में फिर मैं आ जाऊंगी। उन्होंने अरमान को का गाल थपथपाया था। भाभी, वैसे यहाँ की नर्सें भी बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ ही कोई देवरानी ढूंढ ले। और हमने जाते जाते इसके कान में सरगोशी की थी और अब के वो खिलखिला के हंसी थी। अरमान ने बड़ी दिलचस्पी से इसे हंसते हुए देखा था। इसकी ज़िंदगी में आने के बाद शायद वो पहली दफ़ा ऐसे दिल से मुस्कुराई थी। वो लोग चले गए थे, मगर वो अब भी दरवाजे को देख रही थी। कैसी तबीयत है अब? इसने सूप की चम्मच इसकी तरफ बढ़ाई थी। ठीक हूँ, इसने चम्मच और प्याला इससे लेते हुए कहा। वो खुद सूप पीने लगी। अरमान ने भी कोई मजम्मत ना किया और प्याला इससे पकड़ा दिया। इसे लगा अब वो सारे हक हो चुका है। अर्शिया, मुझे लगता है भाई और भाभी के बीच कोई लड़ाई हुई है, और हम पिछले 1 घंटे से ये बात कोई 20 मरतबा दोहरा चुका था। अर्शिया जब से एक ही हालत में बैठी हुई थी। वो तो शुरू दिन से ही खुद को कसूरवार समझ रही थी। आज जो भी हालात थे सारी इसी की वजह से थे। अर्शिया, क्या हमें? वो इसकी तरफ मुड़ा, मगर इसे रोता देखकर एकदम से चुप हो गया। सब ठीक हो जाएगा यार, रो क्यों रही हो? अरहम इसके पास आया था। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ अरहम, सब मेरी वजह से हुआ है। वो अर्शिया की बात सुनकर हैरान हुआ था। अर्शिया ने रोते हुए सारी बात इसे बता दी। वो कितनी देर ऐसे बैठा रहा, इसके लिए यकीन करना मुश्किल था। पूरे 5 दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर घर आई थी। अरमान ने इससे एक बाजू से सहारा दिया हुआ था। वेलकम टू होम भाभी। सबसे पहले अरहम ने इसके पास आया था। थैंक यू, वो हल्के से मुस्कुरा दी। भाभी,
अर्शिया इसके गले लगी, जिससे हैरान हुई थी क्यों कि वो रो रही थी। कम ऑन अर्शिया, अब वो ठीक है। बल्कि इस बेगम ने पहले अर्शिया को पीछे किया और फिर जिसका माथा चूमा। भाभी आपके लिए क्या लाऊं? अर्शिया ने इसे बेड पर बैठाने के बाद पूछा था। एक कप चाय पिला दो, इसके कहती अर्शिया बाहर चली गई। इसने कमरे का जायजा लिया था। आज इसे अजीब बेतरतीब सा लगा था। कमरा तो बिल्कुल अपनी हालत में ही था, मगर वो नफासत ना थी। वो अपनी जगह से उठी और आराम से चलती खिड़की के सामने खड़ी हो गई। ये इसकी पसंदीदा जगह थी। यहाँ से आसमान बहुत साफ नजर आता था। दरवाज़ा खुल के बंद हुआ था। अरमान इसके पास आके खड़ा हुआ। अब भी आराम कर लो। वो आज इसे नहीं बल्कि खिड़की से बाहर देख रहा था। आज चांद कितना उदास लग रहा है। जिसने एक लंबी सांस भरी थी। अरमान इसकी बात पे हैरान हुआ था। बाहर के मौसम का ताल्लुक हमारे अंदर के मौसम से होता है। हमारे दिल का मौसम जैसा होता है वैसा ही बाहर का मौसम होता है। मुझे नहीं पता तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। इतनी नफरत कि तुमने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। वो कितनी देर बाद बोला था। इसके लहजे में दुख था। मगर अब तुम्हें ये रिश्ता निभाने पर कोई मजबूर नहीं करेगा। तुम्हारे ठीक होते ही वैसा होगा जैसे तुम चाहती हो। और अरमान इसे देखने से गुरेज कर रहा था। तुम आराम करो, इतनी देर खड़ा रहना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। वो इसे सहारा देते हुए बेड तक लाया था। भाभी चाय। दरवाजे पर दस्तक के बाद अर्शिया अंदर आई थी। इसे चाय देकर वो वापस चली गई। तुमने मुझसे पूछा था नाजिस्त कि मैंने कभी किसी मरते हुए इंसान को देखा है। मैंने अपने बाप को पल पल मरते देखा है। इन्हें कैंसर था और हमारे पास इतने पैसे ना थे कि इनका इलाज करवाते। जब इनका सांस नहीं करा था तो इनका हाथ मेरे हाथ में था। उन्होंने मुझे कितनी नसीहतें की थी, कितनी बातें की थी, मगर कुछ समझ नहीं आती थी इस वक्त। जानती हो क्यों? वो एक लम्हे के लिए इसकी तरफ मुड़ा था, फिर बाहर देखने लगा क्योंकि मैं सिर्फ 15 साल का था। और फिर वो हमें छोड़कर चले गए। इस वक्त सारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया क्योंकि अब हम बेसहारा थे। इस दिन मैंने एक सबक सीखा था। इस दुनिया में सबसे अहम चीज़ पैसा है। और मैंने भी इस दिन अहद किया था कि मैं भी बहुत पैसा कमाऊंगा। दिन रात मेहनत की, रात में पढ़ता और दिन में मेहनत करता। अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। वो चल हमें खामोश हुआ था। जिसने आज इसे गौर से देखा था। गंदमी रंगत, गहरी ब्राउन आंखें, माथे पर हर वक्त बिखरे बाल, चेंज से निकलता कद। वो बहुत हैंडसम था। मैं नहीं चाहता था। मैंने अपना बचपन जिन चीज़ों के लिए तरसते हुए गुजारा है, मेरे छोटे बहन भाई भी ऐसे ही तरसते हुए अपना बचपन गुजार दें। इसे दोबारा अपनी बात शुरू की और आज देखो सब कुछ है, सब कुछ है। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया था। जिसको मुस्कुराहट झूठी और मसनूई लगी थी। तुम कहती हो मैं नहीं समझ सकता। तुम दवा खा के सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। इसने चाबी उठाई और बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। जिसके हाथों में पड़ा चाय का कप कप का ठंडा हो चुका था। अरमान ने इसका बुखार चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर चेक किया था। इससे घर आए काफ़ी दिन हो चुके थे और अरमान का ये रोज़ का मामूल था कि इसने जिस को दवाई दी। जिसने देखा था कि वो उस दिन के बाद इसके साथ ज़्यादा बात नहीं करता था। अभी भी वो किताब लेकर सोफे पर बैठ गया था। ये मैं क्या कर रही हूँ? अपनी ज़िंदगी से हर रिश्ता खोती चली जा रही हूँ। क्या अरमान को भी खो दूंगी? इसे सोचकर ही छुरी आई थी। मैं क्यों इसका इंतज़ार करती रहती हूँ? जब वो आ जाए तो उसके बोलने का इंतज़ार। आखिर मुझे क्या हो गया है? मुझे इससे मोहब्बत नहीं। ये मैं क्या सोच रही हूँ? उसने खुद ही अपनी तरदीद की थी। अरमान में तीसरी बार सर उठाकर से देखा था। वो टिकटिकी बांधे से देख रही थी। तुम सोना चाहती हो तो मैं स्टडी में चला जाता हूँ। उठकर दरवाजे तक आया था अरमान। इसने हैरत से देखा था। मुझे बाहर ले जाएंगे थोड़ी देर? वो अब अरमान को देख नहीं रही थी। चलो, वो इसके पास आया था। इसने अपने कंधों पर शॉल फैलाई और इसके साथ बाहर निकल आई। वो अब सहारे के बगैर चल सकती थी। कल अर्शिया के साथ मार्केट चली जाना, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेना। अरमान ने देखा था जब से इसकी शादी हुई थी वो शॉपिंग पर नहीं गई थी। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए तो वो ऐसे जाकर क्या करना? हवा काफ़ी ठंडी है, मेरा ख्याल है अंदर चलते हैं। अरमान ने इसकी बात काटी थी। वो खामोशी से इसके पीछे अंदर चली गई। वो हैरान हुई थी क्योंकि इसने पहली दफ़ा जिस की बात काटी थी। सारी रात वो सोई नहीं थी। अजीब सी बेचैनी थी। इसने सामने सोफे पर सोए अरमान को देखा था। वो सोया हुआ कितना मासूम लगता था। इसने सोचा और साथ ही मुस्कुरा दी। इस वक्त वो इससे एक रूठे हुए बच्चे जैसा लग रहा था। तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया? इतने जालिम तो नहीं हो? फिर इतना बड़ा जुल्म क्यों? इसने अपनी सिसकियाँ रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखा था। जाने कब इसकी आंख लगी थी। अनजाने से शोर से इसकी आंख खुली थी। इसने उठकर देखा अरमान अपना बैग पैक कर रहा था। आप कहीं जा रहे हैं? इसने उठते ही बेसाख्ता कहा था। पैकिंग करते इसके हाथ एक लम्हे को रुके थे। काम है थोड़ा, 2 दिन तक आ जाऊंगा। वो फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। दवाई टाइम पर लेना। वो तैयार होके जाने लगा था जब वापस मुड़कर इसके पास आया था। वो काफ़ी देर इसी के पास खड़ा रहा। जिसको आज इसके देखने का अंदाज़ बहुत अजीब लगा था। फिर वो चला गया और इसे लगा वो हमेशा के लिए जा रहा है।
भाभी नाश्ता, वो कब से ऐसे ही गुमसुम बैठी थी। जब अर्शा इसके लिए नाश्ता ले आई, वो नाश्ता करने लगी। भाभी आपसे कुछ बात करनी थी। अर्शा अजीब कश्मकश में थी। भाभी आपके और भाई के बीच में जितनी भी टेंशन है, इन सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। अब वो रो रही थी, जिसको समझ ना आया कि वो क्या कह रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अर्शा, तुम क्या कहना चाहती हो। इसने सब कुछ जिसको बता दिया, तस्वीरें मिलने से लेकर शादी होने तक सब कुछ, और वो बुद्ध बनी सब कुछ सुनती रही। भाभी प्लीज़ मुझे और मम्मा को माफ़ कर दें प्लीज़। वो अब इनके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, जिसने उठ के इससे गले से लगा लिया था। सुबह से रात हो गई थी मगर अरमान का फ़ोन नहीं आया था। वो कॉल करके थक गई थी मगर फ़ोन रेंज से बाहर था। मैंने ये क्या किया, वो मुझे छोड़ देंगे। इसका सांस बंद होने लगा था। इसने खिड़कियां खोल दी मगर इसकी घुटन कम ना हुई थी। इसके कानों में किसी की आवाज़ गूंजी थी। बाहर के मौसम का ताल्लुक तो हमारे अंदर के मौसम से होता है। वो एक कोने में बैठ गई। हाँ, ये घुटन तो मेरे अंदर की है। इसने बेबसी से सोचा। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अर्शिया इसे खाने के लिए बुलाने आई थी मगर इसे बेहोश देखकर इसकी चीख निकल गई। अरहम और बल्किस बेगम भागकर इसके कमरे में आई थी। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद बताया कि कोई ज़हनी टेंशन है। इसे मुकम्मल आराम करवाने की ताकीद करवाई थी। अरहम डॉक्टर्स को दरवाजे तक छोड़ के आया। मामा प्लीज़ भाभी के घर वालों को ले आए प्लीज़ मामा, वो बल्किस बेगम के सामने बैठते हुए बोला था। कुछ सोचते हुए उन्होंने हाँ में सर हिला दिया था। रात को का कौन सा पहर था जब इसकी आंख खुली थी। वो उठकर बैठ गई। दुपट्टा कंधों पर फैला के वो नीचे उतरने लगी मगर अगले ही लम्हे वो साकत हो गई थी, क्योंकि सामने सोफे पर अरमान सो रहा था। ये ख्वाब है या वो अब ख्वाब था, इसने हैरानगी से सोचा था मगर अगले ही लम्हे इसके बैग पर नज़र पड़ गई तो वो वापस आ गया है। अब वो बेड से उठ गई थी। ड्रेसिंग पर पड़ी फाइल देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था। तुम ठीक हो जाओ, फिर वही होगा जो तुम चाहती हो। तो क्या वो मुझे नहीं, वो ऐसा सोचना भी नहीं चाहती थी। वो जैसे पागल हो रही थी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसने अरमान को ज़ोर से झंझोड़ा था और वो इस हंगामी आफत से घबरा कर उठ बैठा था। क्या समझते हैं आप खुद को, जब चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे और जब चाहेंगे निकाल बाहर करेंगे। वो आंखें रगड़ता हुआ हैरानी से उसे देख रहा था। जिस क्या मत नाम ले, मेरा इस वक्त अपनी ज़िंदगी से क्यों नहीं निकाला। जब मैं चाहती मैं मर जाऊंगी। अरमान वो वहीं इसके साथ बैठ गई। इसने अपना सर अरमान के घुटनों पर रख दिया। तुम्हें लगता है मैं कभी तुम्हें छोड़ सकता हूँ, वो बहुत देर बाद बोला था। तो वो पेपर कैसे हैं, इसने रोते हुए मेज़ की तरफ इशारा किया था। हमेशा की तरह बगैर सोचे समझे अंदाज़ा लगाया। वो इससे खफा हुआ था। वो एक ज़मीन के कागज़ हैं। आप जो हैं सारे अंदाज़े गलत साबित करने के लिए वो उठकर इसके पास गई और धीरे से सर इसके कंधे पर रख दिया। जिस ताज बाबा का फ़ोन आया था, उन्होंने हम दोनों को गांव बुलाया। वह हैरान हुई थी। मेरे बाबा ने, वह अब रो रही थी। हाँ, अरमान इसके आंसू साफ़ किए थे। मामा को माफ़ कर दो जिस, तो मैं इन्हें माफ़ कर चुकी हूँ। मामा और बाबा ने अपना अपना मान बचाने के लिए किया, वो भी अपनी जगह ठीक थे। मामा तो बहुत शर्मिंदा हैं। वो खुद गई हैं बाबा के पास माफ़ी मांगने। बाबा की तबीयत ठीक नहीं, वरना वो खुद हमसे मिलने आते। थैंक यू अरमान, आपने मुझे मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा। बस किस्मत है तुम्हारी, वरना एनी तो आज भी इंतज़ार में बैठी है। इसने शरारती अंदाज में कहा था। मैं आपको गंजा कर दूंगी, इसने गुस्से से कहा। भई गंजे और लंगड़ी की ही जोड़ी खूब जमेगी। अब के वो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। खिड़की की से चांद इनकी बलाएं ले रहा था कि दुख की घड़ियां झड़ चुकी थीं। अब तो सवेरा ही सवेरा था। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था नावल, बहुत अच्छा था, मुझे पढ़कर मज़ा आया। लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें मज़ीद राइटर इसको बढ़ा देती तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन यहाँ पे इनको थोड़ा सा वाज़ा करना चाहिए था कि अरमान को कैसे पता चला और फिर अरमान वो जिस के बाप को कैसे पता चला कि सारा कुछ। शायद हो सकता है कि वो ऐसे ही लास्ट में जैसे अर्शिया ने सब कुछ बताया तो उसकी मामा ने जब फ़ोन किया होगा तो वहाँ पर उन्होंने सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए तो उसकी मामा शर्मिंदा थी और माफ़ी मांगने के लिए गई थी। नावल बहुत अच्छा था। ये एक डाइजेस्ट नावल था, नावलिट था बल्कि। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक की दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।